मानव में परिवहन। रुधिर वाहिकाएं रुधिर परिसंचरण प्रणाली, रुधिर वाहिकाएं और हृदय से मिलकर बनी है, जो शरीर में सभी पदार्थों को सभी भागों में पहुंचाते हैं। जब आपके शरीर में कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या होता है? रुधिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, रुधिर है क्या? रुधिर वह द्रव है जो वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंतों से शरीर के दूसरे भागों में लेकर जाता है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन को भी रुधिर ही शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाता है। रुधिर शरीर में से वर्ज्य यानी कि मल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन गुर्दों तक करता है। रुधिर एक द्रव है जिसमें भिन्न भिन्न कोशिकाएं मौजूद होती हैं। रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर में एक जैसी कोशिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें सफेद रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चोट लगने पर रुधिर का थक्का या खरींड बन जाता है। उसमें एक और प्रकार की कोशिका की मौजूदगी के कारण इस तरह होता है। इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की रुधिर वहनियां होती हैं, जो रुधिर को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रुधिर प्रवाह तेजी से उच्च ताप पर होता है, इसलिए धमनियों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। वह रुधिर वहनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय तक ले जाती हैं, उन्हें नसें कहा जाता है। नसों की भित्ति पतली होती है। नसों में ऐसे वाल्व होते हैं जो कि रुधिर को केवल हृदय की ओर ही बहने देते हैं। धमनियां और छोटी छोटी वहनियों में वर्गीकृत होती हैं। ऊतकों में पहुंचने पर यह और भी पतली नलियों में वर्गीकृत होती हैं। इन वाल्व जैसी पतली नलियों को केशिकाएं कहते हैं। वाल्व जैसी पतली नलियां मिलकर दोबारा नसें बनाती हैं, जो रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय वह अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के बहने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय छाती खोड़ में स्थित होता है, जिसका नीचे का हिस्सा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का माप लगभग मुट्ठी जैसा होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बंटा होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ दायां अलिंद और बायां अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ दायां विलय बायां विलय कहलाते हैं। वाल्व रुधिर के वहन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। महाशिरा से ऑक्सीजन रहित रुधिर दाएं अलिंद और फिर दाएं विलय की ओर जाता है। दायां विलय रुधिर को पंप करके फुफ्फुस धमनियों में भेजता है। फुफ्फुस धमनियां रुधिर को फुफ्फुस तक लेकर जाती हैं, जहां पर रुधिर ऑक्सीजन प्रचुर हो जाता है। रुधिर में गैसों का वटांद्रा फुफ्फुस में होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर वापस फुफ्फुस से बाएं अलिंद और फिर बाएं विलय में जाता है। बायां विलय ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को आयोटा द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय की धड़कन। हृदय के कोष्ठों की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं।
यह पेशियां क्रमवार सिकुड़न और उसके बाद होने वाले क्रमवार आराम दोनों मिलकर हृदय की धड़कन अथवा हार्ट बीट कहलाती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हृदय की धड़कन की आवाज को बढ़ाने की जुगत में करते हैं। पादपों में जल का परिवहन। बच्चों, पादप अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को सोखकर उनको पत्तियों को उपलब्ध करवाते हैं। पत्ते जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को सोखते हैं। जड़ों में जड़ बाल होते हैं। वास्तव में जड़ बाल जल में घुले हुए खनिज पदार्थों और जल को सोखने के लिए जड़ की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जड़ बाल मिट्टी कणों में मौजूद जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मिट्टी में से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए पाइप जैसी वहनियां होती हैं। वहनियां विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो वहनी ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी चीज में किसी विशेष कार्य को निभाता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो वहनी ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है। जाइलम चैनलों और नलियों का निरंतर जाल बनाता है जो जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम के साथ पत्तों को जोड़ता है और इस तरह वहनी प्रणाली पूरे पादप में जल का परिवहन करती है। पत्ते भोजन का संश्लेषण करते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य वहनी ऊतकों द्वारा किया जाता है जिनको फ्लोएम कहा जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पादप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत ज्यादा जल विसर्जित करते हैं। पादप मिट्टी में से खनिज पोषक तत्व और जल सोखते हैं। सोखित किया गया सारा जल पादप द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पत्तों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा में से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्ते में से जल के वाष्पन से खिंचाव विकसित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। पादपों में भोजन का परिवहन। बच्चों, पादप के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाला भोजन पादप के अन्य अंगों तक कैसे पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परिसरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। ये दबाव पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाते हैं जहां पर दबाव कम होता है। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं।
जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन। हमारे शरीर में कोशिकाएं अपनी क्रियाओं को पूरा करते समय यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनीय पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यह पदार्थ वर्ज्य और विषैले होते हैं, इसलिए इनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। रुधिर इन पदार्थों को इकट्ठा करता है और शरीर में से बाहर निकालने के लिए इन पदार्थों को उत्सर्जन प्रणाली तक ले जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। नेफ्रॉन वृक्क में क्रियात्मक इकाई होते हैं जो फिल्ट्रेशन या छानन द्वारा रुधिर को साफ करती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में बारीक वहनियों का एक झुंड होता है और कप के आकार की एक ट्यूब होती है जिसको बोमैन कैप्सूल कहा जाता है। रुधिर का शुद्धिकरण इस कैप्सूल में होता है। यहाँ पर रुधिर में से यूरिया, यूरिया अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को छान लिया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ उपयोगी लवण रुधिर के वहन द्वारा दोबारा सोख लिए जाते हैं। वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ जल मूत्राशय में इकट्ठा कर लिया जाता है जिसे मूत्र कहा जाता है। मूत्र मूत्रवाहिनियों द्वारा वृक्कों से मूत्राशय तक पहुंचता है। मूत्राशय पेशीय होता है, इसलिए यह तंत्रिका नियंत्रण अधीन है। परिमाण अनुसार हम मूत्र निकास नियंत्रण कर सकते हैं। बनावटी वृक्क। बच्चों, जीवित रहने के लिए वृक्क एक जरूरी अंग है। कई कारण जैसे कि चोट, इन्फेक्शन या वृक्कों में रुधिर का रुक जाना वृक्कों की क्रिया को कम कर देता है। इसके साथ शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के फेल होने की अवस्था में बनावटी वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक बनावटी वृक्क वह यंत्र है जो डायलिसिस के द्वारा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को रुधिर में से निकालने का काम करता है। आओ देखें कि बनावटी वृक्क कार्य कैसे करता है। मरीज की बाजू की शिरा से रुधिर को लंबी सेलुलोज ट्यूबों द्वारा मशीन तक पहुंचाया जाता है। यह ट्यूबें डायलाइजिंग विलयन टैग के साथ जुड़ी होती हैं। यह डायलाइजिंग विलयन जल, ग्लूकोज और लवण का बना होता है जिसका घनत्व साधारण रुधिर के घनत्व के साथ बराबर होता है। जैसे ही मरीज का रुधिर डायलाइजिंग विलयन में से गुजरता है तो रुधिर में मौजूद नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ छांटने योग्य मुसामदार सेलुलोज ट्यूबों द्वारा डायलाइजिंग विलयन में पहुंच जाता है। इस प्रकार साफ रुधिर मरीज में धमनी द्वारा दोबारा भेज दिया जाता है। पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन के कई तरीके हैं जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ देना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, पत्तों का गिरना, रेजिन तथा गोंद के रूप में उत्सर्जन। आइए अब इस अध्याय का संशोधन करते हैं। वह सारे कार्य जो सर्वरूप से जीवों की सुरक्षा का कार्य करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करने को श्वसन कहते हैं। स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण भोजन पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में प्रयोग करते हैं। विषमपोषी जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है।
विषमपोषी जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm होता है। प्लेटलेट्स कोशिका को रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। पादपों में जाइलम कोशिका द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम कोशिका द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदन होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। मनुष्य आहार नली के भागों के नाम लिखो। पौधों में ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? कृत्रिम वृक्क क्या है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के लिए एक संतुलित समीकरण लिखो। रिक्त स्थान भरें। मानव हृदय में डैश भाग होते हैं? 4। बिल्कुल सही, मनुष्य हृदय में 4 भाग होते हैं। सही या गलत? सामान्य प्रकुंचन दाब 100/50 होता है। गलत, सामान्य प्रकुंचन दाब 100/50 नहीं होता, तो यह कथन गलत है। क्षुद्रांत्र द्वारा जज्ब किया फैक्स का वहन डैश द्वारा होता है।